मध्य प्रदेश चुनाव में पार्टी का प्रचार अभियान तेज होते ही यह साफ हो गया कि इस बार बीजेपी मुख्यमंत्री के चेहरे के बजाय प्रधानमंत्री के नाम और काम पर जनता को लुभाने की कोशिश करेगी। और इसकी झलक सतना में पीएम मोदी की सभा में दिखी, जब प्रधानमंत्री ने खुद मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी को मिलने वाले वोट को केंद्र सरकार को मजबूत करने की कोशिशों से जोड़ दिया। आपका एक वोट यहां फिर से भाजपा की सरकार बनाने जा रहा है। आपका वही वोट दिल्ली में मोदी को मजबूत करेगा और आपका वही वोट भ्रष्टाचारी कांग्रेस को एमपी की सरकार से 100 कोस दूर ले जाएगा। प्रधानमंत्री ने एक वोट से जो 3 फायदे गिनाए, उसमें मामा के नाम से राज्य की राजनीति में प्रसिद्ध मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जिक्र कहीं नहीं था। मतलब साफ है, बीजेपी रणनीति के तहत मुख्यमंत्री के चेहरे की बात नहीं कर रही। इसीलिए इस पर बात करने के बजाय प्रधानमंत्री ने प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस की कमजोर नसों को दबाया और दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे राज्य कांग्रेस के कद्दावर नेताओं के झगड़े की तुलना गुब्बारा फूटने से निकलने वाले शोर से की। हारते हुए कांग्रेस के नेता इधर उधर भागते हुए अब सिर्फ शोर ही शोर मचा रहे हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को गारंटी कहे जाने पर भी तंज कसा और सभी गरीबों को कच्चे मकान देने से लेकर भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने की अपनी गारंटी दी। एमपी को मोदी की गारंटी पर भरोसा है और ये भरोसा इसलिए है कि हर देशवासी जानता है कि मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। पीएम ने कांग्रेस पर देश भर में करीब 10 करोड़ फर्जी लाभार्थी बनाकर उनके नाम पर आए पैसे निकालने का आरोप लगाया और इसे रोकने के लिए खुद को जनता का भेजा हुआ चौकीदार बताया। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी की छवि भ्रष्टाचार से लड़ने वाले नेता, आस्थावान सनातनी और बिना छुट्टी लिए काम करने वाले नेता की भी बनी है। इसलिए उनके भाषण में इनके रंग भी नजर आए और राम मंदिर निर्माण की हलचल का जिक्र कर उन्होंने इसके जरिए एक तीर से कई निशाने साधे। राम काज किने बिनु मोहि कहा विश्राम। अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है और विश्राम का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। प्रधानमंत्री ने रामलला को घर मिलने से लेकर उनकी सरकार के दौरान गरीबों को 4 करोड़ घर मिलने का जिक्र किया और इसी राह पर चलने का ऐलान किया। ये मोदी है जिसने 4 करोड़ घर बनाए लेकिन खुद के लिए घर नहीं बनाया है। मेरे परिवारजनों, गरीबों का घर हो, मुफ्त राशन हो, मुफ्त इलाज हो, आज इन पर भाजपा सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि गरीबों को मिलने वाले घर में मुफ्त बिजली, पानी, गैस कनेक्शन की सुविधा भी दी जा रही है। एक दिन पहले बीजेपी के स्टार प्रचारक और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी खंडवा पहुंचे। प्रदेश की जनता ने बीजेपी के इस कद्दावर नेता का जबरदस्त स्वागत किया और रास्ते में सड़क के दोनों तरफ उमड़े जनसमूह को देखकर वो खुद उनसे हाथ मिलाने पहुंच गए। ऐसे स्वागत से उत्साहित हिमंता जब मंच पर पहुंचे तो उन्होंने कांग्रेस पर हमले के लिए धर्म और इतिहास दोनों को याद किया। कमलनाथ जी बोल रहे हैं, क्या राम मंदिर क्या बीजेपी का है? जरूर राम मंदिर बीजेपी का नहीं है, वो हिंदू का है, लेकिन साथ में मैं बोल सकता हूँ कम से कम राम मंदिर कांग्रेस का नहीं है, तो मैं 100% में बोल सकता हूँ। इसके बाद हिमंता ने इतिहास की पोथी ही खोल डाली। ये बाबर जो आक्रांत था, उनको उनका मस्जिद तोड़ के राम मंदिर बनाने के लिए नरेंद्र मोदी का क्या जरूरत था? ये काम तो जवाहरलाल नेहरू भी कर सकता था, ये काम तो लाल बहादुर शास्त्री भी कर सकता था, ये काम तो इंदिरा गांधी भी कर सकता था। पूर्व प्रधानमंत्रियों की इस लिस्ट में हिमंता ने राजीव गांधी, मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव तक के नाम गिना डाले। बात यहीं खत्म नहीं हुई। जनसभा के बाद हिमंता ने दावा किया कि सनातन के खिलाफ बयानबाजी के आरोप में असम की पुलिस ने कांग्रेस के एक विधायक को गिरफ्तार किया है, जिन्हें जरूरत के मुताबिक सही सीख दी जाएगी।
और इसके बाद हिमंता एक कदम और आगे बढ़े और कांग्रेस को ही राजनीति से खत्म करने की जरूरत बताने लगे। कन्हैयालाल का सर्तन जुदा हुआ, 5 मिनट में उनका हिसाब हो जाना चाहिए, अशोक गहलोत जी किया नहीं। तो ऐसे देश में जो कांग्रेस और अपोजिशन रूल स्टेट्स है वो खत्म हो जाने से खुद ब खुद हमास, बाबर, औरंगजेब कंट्रोल में आ जाएगा। हिमंता ने नफरत की विचारधारा को देश की सबसे बड़ी समस्या करार दिया। हमारा सामने और समस्या है, लेकिन सबसे बड़ा समस्या बाबर और औरंगजेब है। उसको कंट्रोल करने के लिए हमें बीजेपी सरकार चाहिए। असम के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टी कहकर तंज कसा। चुनाव प्रचार के लिए नेताओं के तूफानी दौरे के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के जसपुर पहुंचे, जहां उन्होंने राम मंदिर के साथ ही धर्म परिवर्तन का मुद्दा उठाया और छत्तीसगढ़ को भगवान राम की ननिहाल बताकर वहां के लोगों के दिल को छूने की कोशिश की। कांग्रेस सरकार 70 साल से राम जन्मभूमि को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने राम मंदिर का भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी 2024 को राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा भी करने वाले। इसके बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीबों को बारी बारी से अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन कराने का वादा किया और छत्तीसगढ़ में जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने का भरोसा दिया। कांग्रेस सरकार के राज में अंधाधुंध धर्म परिवर्तन होने का काम रखा। मैं आपको वादा कर जाता हूं, ये जुदेव जी की भूमि है, यहां पर कोई भी आदिवासी भाई बहन का धर्मांतरण इसकी इच्छा के खिलाफ हम नहीं होने देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने जनता से रोजगार के साथ ही नक्सली आतंक से छुटकारा दिलाने का भी वादा किया। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए के चंद्रशेखर ने अपना नामांकन दाखिल किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने विधानसभा चुनाव के लिए गजवेल विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होना है। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ी तो जुबानी जंग भी तेज हो गई। राज्य के श्योपुर में कांग्रेस उम्मीदवार बाबू जंडेल के लिए वोट मांगने दिग्विजय सिंह पहुंचे तो उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तीखा हमला किया। उन्होंने बीते चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद सरकार गिरने की वजह अपनों का धोखा बताया। कभी सोचा भी नहीं था सपने में कि श्रीमद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारा साथ छोड़ के चले जाएंगे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि राजा महाराजा बिक जाएंगे। यही नहीं, दिग्विजय ने एक ही सांस में बाबा रामदेव, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज को एक जैसा बता दिया। उसकी ठगी चारों तरफ फैली हुई है, लेकिन उनसे भी बड़ा ठग कोई निकला तो नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान निकले। दिग्विजय ने प्रधानमंत्री को सपने का सौदागर बताकर उनके झांसे में नहीं आने की अपील की। 3 दिनों की केदारनाथ यात्रा से लौटे राहुल गांधी भी कांग्रेस की हवा बनाने के लिए मध्य प्रदेश पहुंचे। राहुल ने देश में बेरोजगारी से लेकर नफरत का माहौल होने का जिक्र किया और दावा किया कि आबादी के हिसाब से दलित पिछड़ी जातियों को उनका हक नहीं देकर पीएम मोदी ने 90 आईएएस अधिकारियों को देश चलाने की जिम्मेदारी सौंप दी। हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं। नरेंद्र मोदी जी मिलकर 90 अफसरों के साथ इस देश को चलाते हैं। राहुल ने जातीय जनगणना को देश की तमाम समस्याओं से निपटने का तरीका बताया। जाति जनगणना के बाद पूरे देश को पता लग जाएगा कि भैया इस देश में ओबीसी इतने, दलित इतने, आदिवासी इतने, और फिर सब वर्ग को सरकार चलाने में भागीदारी मिल सकेगी। यही नहीं, राहुल ने पीएम पर उद्योगपतियों से मिले होने और बीजेपी पर किसानों के पैसे छीनने का आरोप लगाया। 2019 में कुंभ मेले के दौरान प्रयागराज में मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद दूसरी बार योगी कैबिनेट ने लखनऊ के बाहर बैठक की। रामनगरी अयोध्या में हुई इस बैठक को लेकर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई। आतंकवाद निरोधी दस्ते के साथ भारी संख्या में पुलिसकर्मी अयोध्या के चप्पे चप्पे पर नजर आए। रामकथा संग्रहालय से लेकर हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि तक पुलिस का भारी बंदोबस्त दिखा। इसी बीच हेलीकॉप्टर से योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, जहां उनका उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक समेत दूसरे मंत्रियों ने स्वागत किया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के मंत्रियों के साथ इलेक्ट्रिक बस में सवार हुए और हनुमानगढ़ी के लिए रवाना हो गए, जहां उनके स्वागत के लिए पहले से सभी तैयारियां कर ली गई थी। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। पूरी कैबिनेट के साथ सीएम योगी यहाँ पर मौजूद है और इसी बस से यहाँ
आ पहुंचे हैं। जैसे ही सीएम योगी बस से अयोध्या पहुंचे, हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास समेत दूसरे साधु संतों ने उनका स्वागत किया और उन्हें मंदिर की ओर लेकर चले गए। राम भक्तों का मानना है कि प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए हनुमान जी की अनुमति जरूरी है, लिहाजा अयोध्या आने से पहले हनुमानगढ़ी में विराजमान हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए। तो शायद यही वजह रही कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सहयोगियों के साथ सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे और वहां पूजा अर्चना की। पूरी कैबिनेट हनुमान जी महाराज का दर्शन पूजन किया है। दर्शन पूजन करने के बाद 2 मिनट बैठकर आश्रम में सभी को पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिल सकता, खुद स्वतः कहें कि राजदास जी इनको माला पहनाओ, इनको चंदन लगाओ, इनको प्रसाद दो। हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के बाद योगी आदित्यनाथ और उनके कैबिनेट सहयोगी हनुमानगढ़ी मंदिर से रवाना हुए। इस दौरान योगी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते नजर आए। देखिए, पूरे कैबिनेट, डिप्टी सीएम यहाँ पर ब्रजेश पाठक आपको नजर आ रहे होंगे। यही वो बस है जहाँ से सीएम योगी इसी बस से अब आगे की तरफ प्रस्थान करने वाले हैं। हनुमानगढ़ी से योगी का काफिला रामलला मंदिर की ओर रवाना हो गया, जहां उन्होंने सबसे पहले सहयोगियों के साथ रामलला के दर्शन किए, उनकी पूजा अर्चना की, भगवान श्री राम की आरती उतारी। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के निर्माण कार्य का जायजा लिया, वहां काम कर रहे लोगों से बातचीत की। राम मंदिर के निर्माण कार्य का जायजा लेने के बाद योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के सहयोगियों के साथ राम कथा संग्रहालय की ओर रवाना हो गए, जहां यूपी कैबिनेट की बैठक होनी थी। योगी और उनके कैबिनेट मंत्री इलेक्ट्रिक बस से राम कथा संग्रहालय पहुंचे, जहां सबसे पहले फोटो सेशन हुआ। देखिए, मुख्यमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट के साथ यहां पर पहुंचे हुए हैं और देखिए बस हट रही, आपको सीधे तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ देखिए सारे लोग यहां पर मौजूद हैं। फोटो सेशन के बाद योगी और उनके कैबिनेट सहयोगी मीटिंग के लिए राम कथा संग्रहालय के अंदर चले गए। जानकारी के मुताबिक योगी कैबिनेट की बैठक में 14 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। अयोध्या जी तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद के गठन और यूपी में पहली बार इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी के गठन से लेकर अयोध्या को सोलर सिटी में तब्दील करने की परियोजना को मंजूरी दी गई। योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ रामकथा पार्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि कैबिनेट की बैठक में अयोध्या के साथ साथ यूपी के विकास से जुड़ी परियोजनाओं पर मोहर लगाई गई। उन्होंने यह भी बताया कि अयोध्या के मझा जमथरा गांव में 25 एकड़ भूमि पर भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी देने के साथ रामनगरी को भव्य स्वरूप देने की तैयारी की जा रही है। पहले से ही 178 महत्वपूर्ण परियोजनाएं, जिनमें केंद्र और राज्य सरकार 30,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। इन परियोजनाओं के साथ साथ आने वाले समय में यहाँ आने वाले श्री राम जन्मभूमि में भगवान रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के उपरांत रामलला के मंदिर में विराजमान होने के बाद श्रद्धालुओं और पर्यटकों की जो भारी संख्या यहाँ पर आने जा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर श्री अयोध्या धाम तीर्थ विकास परिषद के गठन का भी प्रस्ताव रखा गया है और इसको हमारी कैबिनेट ने पास किया है। इस बार दिवाली पर अयोध्या नगरी 24 लाख दियों से जगमग होगी। अयोध्या में दीपोत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए सरयू किनारे राम की पैड़ी पर दीपों को सजाने का काम शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि इस बार दीपावली पर 24 लाख दिए जलाए जाएंगे, जिनसे 51 घाटों को रोशन किया जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपने सरकारी आवास डाउनिंग स्ट्रीट में हिंदू समुदाय के साथ दिवाली का त्योहार मनाया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें साझा की, जिनमें ऋषि सुनक अपनी पत्नी अक्षरा के साथ दिए जलाते और मेहमानों का स्वागत करते नजर आए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय दुकानदारों से सामान खरीदा। नड्डा ने लोगों से अपील की, दिवाली के मौके पर स्थानीय कारीगरों और कारोबारियों का सामान खरीदें और वोकल फॉर लोकल की मुहिम को आगे बढ़ाएं। दिल्ली के साथ साथ यूपी में भी प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। गाजियाबाद में औसत AQI 400 के पार दर्ज हुआ, तो वहीं कानपुर के कई इलाकों में औसत AQI 250 के पार दर्ज किया गया। जनसंख्या नियंत्रण पर दिए आपत्तिजनक बयान पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। बीजेपी नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार हमलावर है और उनके इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है। अपनी मांग के समर्थन में बीजेपी विधायकों ने आज लगातार दूसरे दिन बिहार विधानसभा में हंगामा किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष की चेतावनी का भी बीजेपी विधायकों पर कोई असर नहीं हुआ। जो लोग कुर्सी पीट रहे हैं, आप सारी का सरकारी संपत्ति को बर्बाद कर रहे हैं, आपके ऊपर हम नियमानुसार कार्रवाई निश्चित करेंगे। इन लोगों का नाम नोट कीजिए। बीजेपी विधायकों का हंगामा नहीं थमा तो स्पीकर को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन के लिए स्थगित की जाती है। बीजेपी विधायकों ने नीतीश कुमार के इस्तीफा देने तक सदन की कार्यवाही न चलने देने की भी चेतावनी दी।
जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक आगे कार्रवाई नहीं चलेगी। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा के भीतर ही नहीं बल्कि सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले भी प्रदर्शन किया। इस दौरान हाथों में पोस्टर लिए बीजेपी विधायकों ने जोरदार नारेबाजी की और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की। बिहार विधानसभा में आज चौथे दिन भी बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन जारी है और ये लगभग पिछले 2 दिनों से यानी एक दिन पहले से लगातार बीजेपी के जितने एमएलएज हैं वो नीतीश कुमार के जनसंख्या और महिलाओं को लेकर के दिए गए बयान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी विधायकों की मांग है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देकर फिर से जनादेश लें। जनता इनको हटाना चाहती है, इनको इस्तीफा देना चाहिए और नए जनादेश के आदेश में चुनाव में जाना चाहिए। चुनाव से जीत के जो आएगा वो बिहार की गद्दी पर बैठेगा और बिहार की जनता को सेवा करेगा। बीजेपी का आरोप है कि नीतीश कुमार ने अपने बयान से दुनिया भर में बिहार की बदनामी कराई है। नीतीश कुमार के बयान पर बीजेपी की महिला विधायक भी काफी गुस्से में दिखी। बीजेपी विधायकों का आरोप है कि नीतीश ने बिहार की आधी आबादी का अपमान किया है और उनकी माफी से महिलाओं का दर्द कम नहीं होगा। हम लोग माफ नहीं करेंगे। क्या मुख्यमंत्री जी जो बयानबाजी किए हैं, महिला पर अत्याचार दुर्व्यवहार बात किए हैं, क्या वापस दे देंगे? वापस इज्जत प्रतिष्ठा बच जाएगा उनके माफी मांगने से? नहीं, वो इस्तीफा दे। हालांकि नीतीश की सरकार में सहयोगी आरजेडी ने कहा कि माफी के बाद इस मामले को खत्म कर देना चाहिए। जब कभी किसी से गलती कुछ हो जाती है या गलती मान लेता है तो हर व्यक्ति उसको माफ करता है। तो ये नहीं मानेंगे तो क्या हम लोग तो सदन चलाएंगे? आरजेडी विधायक ने आरोप लगाया कि बीजेपी को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। बिहार विधानसभा में आज आरक्षण संशोधन विधेयक पास कर दिया गया। बिल में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 65% करने का प्रस्ताव है, जिसे बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। इससे पहले वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में बिल पेश किया। महोदय, प्रश्न यह है कि बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संशोधन विधेयक 2023 स्वीकृत हो। बहस के दौरान बीजेपी के विधायक नंदकिशोर यादव ने दावा किया कि उनकी पार्टी हमेशा से समाज के कमजोर वर्गों के साथ रही है। भले ये प्रस्ताव आज जो हमारे विपक्ष में बैठे उनकी ओर से आया होगा, लेकिन चूंकि ये प्रस्ताव समाज के हित में है, पिछड़े वर्ग के हित में है, दलित के हित में है, शेड्यूल्ड कास्ट के हित में है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रस्ताव का पूरा समर्थन करती है, सर्वसम्मति समर्थन करती है। बिल पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सभी दलों की सहमति से जाति आधारित गणना करवाई गई। उन्होंने कहा कि हम लोग केंद्र सरकार के पास भी गए थे, लेकिन केंद्र सरकार ने टाल दिया था, जिसके बाद बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना करवाई और इसके आधार पर आरक्षण बढ़ाने का फैसला लिया गया। नीतीश ने मांग की कि केंद्र सरकार भी आरक्षण का दायरा बढ़ाए। हम यही आग्रह करेंगे कि केंद्र सरकार भी इसका जाति आधारित जनगणना करा ले और उसके बाद और भी जो जरूरत पड़े तो 50 की जगह पर हम लोग बिहार में कर रहे हैं 65 और उधर 10 है, तो अगर जरूरत पड़े तो इसको और बढ़ाने की आवश्यकता हो तो बड़ी खुशी की बात होगी। नीतीश कुमार ने सदन में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग भी केंद्र सरकार से की। बिहार विधानसभा में आरक्षण का कोटा बढ़ाने वाले बिल पर बहस के दौरान सीएम नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बीच जमकर नोकझोंक हुई। इस दौरान नीतीश कुमार अपना आपा खो बैठे। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जाति आधारित जनगणना और आरक्षण पर सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिया। कौन नहीं चाहेगा कि बढ़े, लेकिन धरातल पर क्या है इसके बारे में भी कोई मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए, जो सरकार आज तक मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया है, तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इतना सुनते ही नीतीश भड़क गए और मांझी को मुख्यमंत्री बनाने के अपने फैसले को भूल बताने लगे। इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। इस दौरान पास बैठे वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी लगातार नीतीश को शांत कराने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो शांत नहीं हुए। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री।
नीतीश के बयान पर विपक्ष ने भारी हंगामा किया। इसके बाद भी नीतीश आक्रामक अंदाज में अपनी बात रखते रहे। नीतीश ने कहा कि मांझी को मुख्यमंत्री बनाने के 2 महीने बाद ही उनकी अपनी पार्टी के लोग सवाल उठाने लगे थे और पार्टी के लोगों ने ही उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए बाध्य किया। नीतीश इतने पर ही नहीं रुके और बोला कि उनकी मूर्खता से मांझी मुख्यमंत्री बने। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। आप ऊपर वाला भी जान लो। आप बिना मतलब का रोज इसको पब्लिश करते हो, कोई सेंस है इसमें? नीतीश शांत हुए तो विधानसभा अध्यक्ष भी उनकी बात का समर्थन करते सुनाई दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी विशेष कृपा हुई है, तब न बने हैं। हो गया। इस दौरान बीजेपी विधायक सदन में नारेबाजी करने लगे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि सदन में पूर्व दलित मुख्यमंत्री की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। सीएम फिर खड़े हो गए, गुस्से में कहा कि मैंने ही इनको मुख्यमंत्री बनाया, अब ये राज्यपाल बनना चाहते हैं और इसलिए बीजेपी के पास आए हैं। राजस्थान में भरतपुर की वैर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी बहादुर सिंह कोहली का एक वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में चुनाव प्रचार के दौरान बहादुर सिंह कोहली एक विवादित बयान देते नजर आए, जिस पर बवाल हो गया और बीजेपी प्रत्याशी बहादुर सिंह कोहली अपने ही दिए बयान पर घिर गए। बहादुर सिंह कोहली खेर्रा इलाके में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। इस दौरान जब वो लोगों को संबोधित कर रहे थे तो इतने जोश में भर गए कि भाषा की मर्यादा भूल गए और सीएम समेत प्रशासनिक अधिकारियों पर विवादित बयान दे दिया। मेरे कलेक्टरों को पीटो है, उसे कहूंगे एसपी को पीटो है, थानेदारों को पीटो है, वीडियो चलाई मुख्यमंत्री को पीटो है। बहादुर सिंह कोहली पर यह भी आरोप है कि उन्होंने इस दौरान जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और जाटव समाज के लिए अपशब्द बोले। आतंकी संगठन हमास को मिटाने की कसम खा चुकी इजरायली सेना ने गाजा के वेस्ट जबालिया में एक बड़े ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दिया। इजरायल डिफेंस फोर्सेस की माने तो उसने हमास और इस्लामिक जिहाद के एक प्रमुख ठिकाने को अपने कब्जे में ले लिया है, जबकि इजरायली सेना की नहाल इन्फेंट्री ब्रिगेड ने 10 घंटे की लड़ाई में आतंकी संगठन हमास के दर्जन भर से ज्यादा दहशतगर्दों को मौत की नींद सुला दिया। इजरायली सेना ने दावा किया कि ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान जबालिया में हमास की कई सुरंगें मिली जिनमें हथियार छिपा कर रखे गए थे। आईडीएफ ने इन सुरंगों को बुलडोजरों से खोदा, जिसके बाद इन सुरंगों में एक-एक कर बारूद भरा और धमाका कर इन्हें उड़ा दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक आईडीएफ ने हमास की 130 से ज्यादा सुरंगों को जमींदोज कर दिया। यही नहीं, इजराइल की सेना ने हमास के कई अड्डों को भी नेस्तनाबूद कर दिया और इसका वीडियो रिलीज कर ऐलान किया कि हमास की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इजराइल की सेना ने नॉर्थ गाजा में घुसने के साथ उसे चारों तरफ से घेर लिया, जबकि आम नागरिकों को एक बार फिर साउथ गाजा जाने का अल्टीमेटम दिया, क्योंकि अब इजरायली सेना बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने जा रही है, जिसके रिहर्सल के तौर पर आईडीएफ ने नॉर्थ गाजा में एक साथ कई जगहों पर रेड मारी। रेड के दौरान इजरायली सैनिक ये कहते नजर आए कि अब नॉर्थ गाजा में जो भी मौजूद है वो आम नागरिक नहीं बल्कि उनके देश का दुश्मन है। वहीं नॉर्थ गाजा और वेस्ट बैंक से रेड में पकड़े गए हमास के आतंकियों ने बताया कि कैसे उनके आतंकी आका ट्रांसपोर्ट के लिए एम्बुलेंसों का इस्तेमाल कर रहे हैं। والحسنات بنقل الاشخاص المهمه المسائل بسيارات اسعاف ومش بسيارات عاديه. كنا غالبا بنقصف قليل لما بنقصف. يعني احنا ما بنقصف الاسعاف صح؟ ممكن ننقلوا فيهم اغاظي لهم. زي ايش؟ مثلا خس عليهم اكل، عبوات، سلاح، ننقلوا بالسيارات. हमास पूरी रणनीति के साथ ऑपरेट कर रहा था, लेकिन उसकी हर रणनीति पर पानी फिरता नजर आया। ग्राउंड ऑपरेशन के साथ इजरायली सेना ने हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए एयर स्ट्राइक भी की। गाजा पट्टी में अलग अलग जगहों पर मिसाइल और रॉकेट दागे गए, जिसके बाद गाजा के आसमान में आग के गोले और धुएं का गुबार नजर आया। इजरायली फाइटर जेट्स ने अस्पतालों, मस्जिदों और स्कूलों को भी टारगेट किया, जिनका हमास के आतंकी छिपने और निगरानी चौकियों के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। वहीं इजरायली सेना ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वो हमास के खात्मे तक नहीं रुकने वाली। इजरायली सेना ने यह भी कहा कि सीज फायर यानी युद्ध विराम का सवाल ही नहीं उठता। אין הפסקת אש. אנחנו נלחמים בחמאס. אין הפסקת אש. הציבור של חמאס בורח מהצפון, מהדרום, כי הוא מבין שחמאס משתמש בו כמגן אנושי. गौरतलब है कि अमेरिका कुछ दिनों के लिए युद्ध रोकने की पैरवी कर रहा है, जबकि इजराइल हमास के खात्मे और सभी बंधकों की रिहाई तक जंग जारी रखने के मूड में है। हालांकि खबरें आ रही हैं कि युद्ध विराम की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए 15 इजरायली बंधकों को रिहा किया जा सकता है। लेकिन इजराइल की सरकार हमास पर जरा भी यकीन नहीं करती, लिहाजा उसने जंग जारी रखने का फैसला किया। यही नहीं, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है।
जिसमें हमास के खिलाफ जंग के ताजा हालात का जायजा लेने के साथ आगे की कार्रवाई पर चर्चा की गई। दूसरी तरफ हमास ने भी एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया। वीडियो में हमास के आतंकियों को इजरायली सेना से जंग लड़ते दिखाया गया। हमास ने दावा किया कि उसकी अल कसम ब्रिगेड गाजा में इजरायली सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए गुरिल्ला युद्ध लड़ रही है। हालांकि ये वीडियो कब और कहां का है इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी, लिहाजा इसे हमास के प्रोपेगेंडा के तौर पर देखा जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे इसके अच्छे बुरे पहलू सामने आ रहे हैं। दक्षिण कोरिया के ग्यांगसोंग में एक फैक्ट्री में एआई से काम करने वाले एक रोबोट ने एक इंसान की जान ले ली। बताया गया कि कंपनी ने एआई तकनीक से लैस इस रोबोट को इंसानों का काम आसान बनाने के लिए लगाया था। इस रोबोट का काम मिर्च से भरे बॉक्स को एक जगह से उठाकर कन्वेयर बेल्ट पर रखना था, जहां से उसे दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। काम के दौरान रोबोट के सेंसर में कुछ खराबी आ गई, जिसे ठीक करने के लिए एक टेक्नीशियन वहां पहुंचा। इस दौरान अचानक रोबोट हरकत में आ गया और उसने सामने खड़े टेक्नीशियन को सामान का बॉक्स समझकर उठा लिया और पास से गुजर रहे कन्वेयर बेल्ट पर पटक दिया। अचानक हुई इस घटना में टेक्नीशियन कन्वेयर बेल्ट में फंस गया, जिससे उसकी छाती और सिर पर गहरी चोट लग गई और अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इस हादसे के बाद कुछ एक्सपर्ट्स ने एआई वाले रोबोट के इस्तेमाल पर सवाल उठाए और कहा कि रोबोट जीते जागते इंसान और बॉक्स में फर्क नहीं कर पाया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। साथ ही एक्सपर्ट्स ने आशंका जताई कि जैसे जैसे एआई का इस्तेमाल बढ़ेगा वैसे ही उससे जुड़े खतरे भी और बढ़ते जाएंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। काफी देर तक चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने टीआरएफ के एक आतंकी को मार गिराया। मारे गए आतंकी के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया। तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए। मदुरई में कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला, तो वहीं कुंजापनाई क्षेत्र में भूस्खलन हुआ। कई जगहों पर भारी बारिश और तूफान की वजह से पेड़ टूटकर सड़कों पर गिर गए। गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर हाईवे पर चलती बस में भीषण आग लगने से 2 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस में आग लगने के बाद कई लोगों ने खिड़की से कूदकर जान बचाई। हरियाणा के यमुनानगर जिले में जहरीली शराब से 6 लोगों की मौत के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है। अंबाला पुलिस ने धनौरा बिंजलपुर गांव के गन्ने के खेतों में बुधवार देर रात रेड मारी और वहां अवैध तरीके से बनाई जा रही 200 लीटर शराब जब्त की। बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। रेव पार्टी आयोजित कराने और उसमें सांपों के जहर की सप्लाई करने वाले गिरोह से नाम जोड़ने के आरोपों के बीच नोएडा पुलिस ने एल्विश से पूछताछ की है, जिसमें एल्विश यादव ने बॉलीवुड सिंगर फाजिल पुरिया का नाम लिया और दावा किया कि जिन सांपों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वो सिंगर फाजिल पुरिया के गानों की शूटिंग के लिए सेट पर लाए गए थे। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने एल्विश से 3 घंटे में 30 सवाल पूछे। पुलिस ने एल्विश से पूछा कि सांप कहां से आए और उन्हें पार्टी में कौन लाया। एल्विश ने बताया कि सिंगर फाजिल पुरिया ने सांप गाने के शूट के लिए सेट पर मंगाए। पुलिस ने पूछा आरोपी राहुल से कैसे मिले, कब से जानते हो। एल्विश ने कहा कि वो किसी को नहीं जानता। पुलिस ने विदेशी लड़कियों को पार्टी में लाने के बारे में भी पूछा, जिस पर एल्विश ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता। पुलिस ने यह भी पूछा कि गिरफ्तार आरोपियों में वो कितने लोगों को जानते हैं। एल्विश ने बताया कि वो किसी को नहीं जानते। आरोपों पर सफाई देते हुए एल्विश ने उन्हें साजिशन फंसाने का दावा भी किया। एल्विश यादव के पुलिस में दिए गए बयान के बाद सिंगर फाजिल पुरिया की तरफ से भी सफाई सामने आई। जी न्यूज से बातचीत में फाजिल पुरिया ने बताया कि एल्विश का सांप के साथ जो वीडियो वायरल हुआ वो उनके गाने का था, जिसकी शूटिंग 22 मार्च को गुरुग्राम में हुई थी और विदेशी प्रजाति के ये सांप उस प्रोडक्शन कंपनी से मंगाए गए थे जिनके पास इसकी इजाजत थी। फाजिल पुरिया ने बताया कि एल्विश का वायरल हुआ वीडियो उनके म्यूजिक वीडियो के शूट का था। जो एल्विश की वीडियोस वायरल हुई है, जो गले में सांप डाल रहे ग्रे कलर की ड्रेस में, वो हमारी एक म्यूजिक वीडियो के शूट की वीडियोस है, जिस पर उन्होंने व्लॉग्स वगैरह बनाए थे, तो उनके व्लॉग में वो वीडियोस है। लेकिन हमने शूट के अंदर इस तरीके से हमने वो यूज नहीं कर रखे। उनके व्लॉग्स की वीडियो हमारे म्यूजिक वीडियो शूट के ऊपर उन्होंने शूट किया था। फाजिल पुरिया ने दावा किया कि उनका सांपों के जहर से कोई लेना देना नहीं है। इस वीडियो का और उन सांप के जहर का कहीं तक कोई लेना देना नहीं है। ये 7 महीने पुरानी वीडियो है और एक हमारे एक म्यूजिक वीडियो का शूट था, उसकी वीडियो है। फाजिल पुरिया ने किसी रेव पार्टी से संबंध होने की बात से भी इनकार किया। तेजी से बदल रहे समय के साथ लोगों की जरूरतें और जीने का तरीका भी बदल रहा है। मिलेनियल्स यानी वर्ष 1980 से वर्ष 2000 के बीच जन्मे नौकरी पेशा लोगों पर किए गए एक सर्वे में कई नई जानकारियां सामने आई है। मिलेनियल्स यानी 27 से 42 साल के लोग नौकरी और रोजगार के साथ अपने परिवार पर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं। 27 से 42 साल की उम्र के 85% लोग वर्क लाइफ बैलेंस को अहम मानते हैं। सर्वे में शामिल 70% लोगों ने माना कि बेहतर जिंदगी के लिए वित्तीय सुरक्षा यानी अच्छी कमाई और बचत जरूरी है। वहीं 63% ने कहा कि अच्छी जिंदगी के लिए शारीरिक फिटनेस
फिटनेस बेहद अहम है। वहीं 58% मिलेनियल्स का कहना है कि शांतिपूर्ण जीवन उनकी पहली प्राथमिकता है। इस सर्वे में मिलेनियल्स के सामने जीवन के 40 लक्ष्य रखे गए थे, जिनमें से ज्यादातर ने औसतन 12 लक्ष्यों को अहम बताया, जिनमें कमाई, परिवार, मेंटल और फिजिकल फिटनेस के साथ साथ ट्रेवल और फूडिंग भी काफी अहम है। पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हुए बीएसएफ जवान का बदला लेते हुए भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान के 2 रेंजर्स को मार गिराया। पाकिस्तान ने रामगढ़ और अरनिया सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया, जिसमें घायल हुए बीएसएफ के जवान लाल फैम कीमा ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। बीएसएफ ने भी शहीद जवान का बदला लेते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया और सियालकोट के सब स्पीर इलाके में 2 पाकिस्तानी रेंजर्स को मार गिराया। हमने भारी नुकसान सामने जिन तत्वों ने कोशिश किया उनको पहुंचाया है। इससे हम उम्मीद करते हैं कि वो दुस्साहस कर नहीं पाएगा। इस बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सेना के अधिकारियों ने रामगढ़ सेक्टर में पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हुए हेड कांस्टेबल लाल फैम कीमा को अंतिम श्रद्धांजलि दी। पिछले 10 दिन में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से किया गया ये तीसरा संघर्ष विराम उल्लंघन है, जिसका भारत ने भी कड़ा जवाब दिया। इजरायल हमास युद्ध के बीच कई देश अपने नागरिकों को गाजा से बाहर निकाल रहे हैं। इजरायल हमास युद्ध के बीच गाजा से विदेशी नागरिकों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। रोमानिया ने गाजा में फंसे अपने 93 नागरिकों को वापस बुलाया है। युद्ध के चलते गाजा में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए तमाम देश अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने में जुटे हैं। पराग्वे में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से हालात खराब हो गए हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए बचाव दल नाव का सहारा ले रहे हैं। रिहायशी इलाकों में पानी भर जाने से हजारों लोग अपने घरों में ही कैद होकर रह गए हैं। अमेरिका के टेक्सास में एक केमिकल प्लांट में आग लगने के बाद वहां भीषण धमाका हुआ, जिसके बाद आसमान में चारों तरफ काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। गैस लीक होने और आग भड़कने की आशंका को देखते हुए प्लांट के 2 किलोमीटर के दायरे में पूरे इलाके को खाली करवा लिया गया। मेक्सिको में ट्रांजिट वीजा की मांग पर अड़े लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल हजारों लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया, जिसकी वजह से वहां कई किलोमीटर लंबी गाड़ियों की कतार लग गई। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से आज भी कोई राहत नहीं मिली और ज्यादातर इलाकों में AQI 400 के पार ही रहा। दिल्ली के अलावा NCR के अन्य शहरों में भी प्रदूषण की स्थिति खतरनाक कैटेगरी में बनी रही, जिसके कारण पूरे NCR के आसमान पर धुंध की चादर छाई रही। ये दिल्ली के अक्षरधाम फ्लाईओवर है, जहाँ से हम आपको रोज ही रिपोर्ट भेज रहे हैं और आप देख सकते हैं आज भी रोज की तरह तस्वीर ऐसी ही दिखाई दे रही है। चारों तरफ धुंध ही धुंध नजर आ रहा है। जितनी भी गाड़ियां हैं वो हेडलाइट और टेल लाइट का इस्तेमाल करते हुए आती जाती हुई नजर आ रही है और लगातार कई दिनों से वाहन की गति के ऊपर प्रदूषण ने रोक लगा रखी है। प्रदूषण के कारण उन लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ी जो सुबह सुबह घरों से बाहर निकले थे। विजिबिलिटी में दिक्कत होती है और जैसे हम सांस लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। प्रदूषण को लेकर दिल्ली में बहुत स्थिति खराब है। हम लोग पैदल चलना पड़ता है 2-3 किलोमीटर, तो आंखों में जलन और सांस फूलने लगती है। इस बीच मौसम विभाग ने 10 नवंबर को बारिश की संभावना जताई है। अगर ये भविष्यवाणी सच हुई तो प्रदूषण से कुछ राहत मिल सकती है। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में ग्राफ 4 लागू किया गया है, जिसके तहत कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस बीच दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए कई कदम उठाने जा रही है, जिसमें ऑड इवन लागू करना और कृत्रिम बारिश करवाने का प्रस्ताव शामिल है। अभी जिस तरह का मौसम दिख रहा है उस मौसम में निश्चित रूप से क्या क्या उपाय हो सकते हैं, चाहे वो ऑड इवन के लेकर के हो या कृत्रिम बारिश को लेकर के हो, उन सभी उपायों को सरकार जो है वो कोशिश कर रही है कि उनको किया जाए। दरअसल IIT कानपुर ने दिल्ली सरकार को कृत्रिम बारिश करवाने का सुझाव दिया था। सब कुछ ठीक रहा तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 20 तारीख के आसपास कृत्रिम बारिश करवाई जा सकती है। 40% अगर क्लाउड होता है, बादल अगर होते हैं आसमान में, तो वो बारिश करा सकते हैं। और उन लोगों का एक अनुमान है कि शायद 20-21 के आसपास बादल थोड़े होंगे, तो उस समय वो पायलट जो है वो करने के लिए तैयार हैं। गोपाल राय ने आज दिल्ली सरकार के सहयोगी मंत्रियों के साथ एक समीक्षा बैठक की, जिसमें आगे उठाए जाने वाले उपायों पर विचार हुआ। Zee News।